4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। না জানে সংস্কৃতি, না জানে সম্প্রীতি, না জানে অর্থনীতি, ভোটের সময় লিখে নিয়ে আসে, নিয়ে বলে আমার সোনার বাংলা। लाल माटीते मोदी जी के स्वागतम। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को प्रायोरिटी देता है 6 घंटा में, और हमारा मीटिंग में, हमारा कॉन्फ्रेंस में अब जाने मेरे को रोकता है। एक फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल का स्पेशल एडिशन आप सीधा कोलकाता से देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव इस वक्त उसकी जो सरगर्मी है ना, वो चरम पर है। आप सोचिए, कल पहले फेज की वोटिंग होनी है, 152 सीटों पर वोटिंग होनी है, और इन 152 सीटों में पिछली बार के चुनाव में अगर आप देखिए तो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्भर करेगा, क्योंकि इन 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें से पिछली बार 92 सीटें टीएमसी की आई थी और 59 यानी 59 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की आई थी। अब इस बार क्या है पूरा एजेंडा? सबसे बड़ा, अगर पहले फेज के चुनाव में आप देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट में से एक आप कह सकते हैं नंदीग्राम। ये वही नंदीग्राम की सीट है जहां पर इस बार पहले फेज में वोटिंग हो रही है और जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी थी। लेकिन आप सोचिए कि इस बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी किसके सामने लड़ रहे हैं? अपने ही पुराने आदमी की तरफ से के सामने लड़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र कर जो पहले बीजेपी में ही थे, वो टिकट मिलने के एन पहले टीएमसी में जाते हैं और नंदीग्राम में उनको शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। और इसी के साथ दिलचस्प ये भी है कि अगर इस पहले फेज में बीजेपी अपना गढ़ नहीं बचा पाई तो उसके लिए मुश्किल होगी। वो कह रही है भय से भरोसे तक, सिंडिकेट सरकार के खिलाफ, महिला असुरक्षा के खिलाफ आरजी कर पर वो अपना पूरा नैरेटिव बेस कर रहे हैं। लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की आज भी लोकप्रियता जो यहां पर मौजूद है, उनको बंगाल की बेटी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और कह रही है जितना हमला करोगे हम उतनी बार सत्ता में आएंगे। तो 152 सीटों पर दिलचस्प लड़ाई पश्चिम बंगाल की होने वाली है और इसी पर आज हम चर्चा हल्ला बोल में करने वाले हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी और ब्यूरो हेड पश्चिम बंगाल के हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। दिलचस्प ये भी देखना है कि क्या वाकई इस बार के चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव पोस्ट एसआईआर हो रहा है, तो कई लोग उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मान रहे हैं। लगभग 90 से 92 लाख वोट इस बार घटे हैं पश्चिम बंगाल में, उसका कितना असर होगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से भी परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बंगाल में दीदी फिर दीवार बनी है, लेकिन राज्य में मोदी का रास्ता तैयार करने का पूरा जिम्मा अमित शाह ने अपने कंधों पर ले रखा है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होगी। 2021 में उत्तर बंगाल में पड़ने वाली इन सीटों के महामुकाबले में 92 पर टीएमसी जीती, बाकी 59 बीजेपी को गई थी। लेकिन राज्य का यही वो क्षेत्र है जिसमें बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। इसीलिए पहले चरण का ये चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा का मौका है, जबकि ममता को सियासी समर में डटे रहना है। ममता दीदी लोगों को गुमराह कर रही है। क्या गुमराह कर रही है? कि बंगाल का मुख्यमंत्री बाहरी होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ, बंगाली भाषा बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी सबको कंट्रोल करते हैं। वो तो 3 दिन पहले लोकसभा में हारा ना, फिर 1 साल में जाएगा। इसको विनाश निश्चित है।
माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है। बांग्ला को टारगेट किया है ना, हम दिल्ली को टारगेट कर रहा है। मैं आज हावड़ा में दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बहुत हो गया। अब बंगाल के मतदाता को कोई डरा नहीं सकता। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकली करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है। बंगाल के पहले चरण में ही नंदीग्राम का मुकाबला है। अब की बार बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के पवित्र कर चुनौती दे रहे हैं। पवित्र कर शुभेंदु अधिकारी के करीबियों में रहे हैं। ममता पवित्र कर के दम पर शुभेंदु से नंदीग्राम की 2021 की हार का बदला लेना चाहती है। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे चर्चित चेहरों में आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर भी हैं। हुमायूं कबीर चुनाव में क्या असर डालेंगे, इस पर भले राय बटी हो, लेकिन उनका बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान पहले ही चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसी के साथ बंगाल में घुसपैठियों पर बीजेपी ने फिर से ताल ठोका है। बीजेपी ने ममता को तुष्टीकरण पर घेरने की भरपूर कोशिश की है। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा। वैसे इस बार जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश हो रही है वो है महिलाओं का मुद्दा। संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाने का ठीकरा बीजेपी ने ममता बनर्जी और कांग्रेस पर फोड़ने की कोशिश की है। उधर महिला सम्मान पर बीजेपी को घेरने के लिए टीएमसी अमित शाह के एक बयान को तूल दे रही है। अमित शाह তিনি 15 দিন ধরে বাংলায় বসে আছেন এবং তিনি আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিদিকে তিনি একটা খোলা মঞ্চে কি বললেন, এই দিদি কান খোল কে শুন লো। এটা আমরা কখন শুনেছিলাম মনে আছে? 2021 সালে। তখন তার বড় ভাই নরেন্দ্র মোদী যখন এসেছিলেন, নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন দিদি ও দিদি। সেই রকেট ছেলে চিটকিরি কিন্তু বাংলার মহিলারা ক্ষমা করেনি। कांग्रेस और लेफ्ट 2021 में बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों में से एक भी सीट नहीं पा सके थे। इस बार भी उन पार्टियों का खाता खुलेगा, इस पर सबकी नजर है। हालांकि बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी चुनाव मैदान में हैं। आज तक ब्यूरो। पिछले बार के चुनाव अगर आपको याद हो तो बस एक ही बात होती थी, हर जगह ख्याला होबे ना होबे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ख्याला शेष होबे, टीएमसी के ख्याला शेष होबे मतलब खत्म हो जाएगा उनका खेल। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, लेकिन हमारे साथ सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन टीएमसी जो सत्ताधारी पार्टी इस वक्त है और जिसको बीजेपी चैलेंज कर रही है, वहां से डॉक्टर शांतनु सेन हमारे साथ प्रवक्ता और फॉर्मर सांसद इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर फहद हलीम हमारे साथ सीपीआईएम का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, 152 सीटें और इंद्रो काफी हद तक डिपेंड करेगा। अगर इस फेज में वाकई बीजेपी कुछ हासिल कर पाती है तब तो वो एक ऐसी स्थिति में, क्योंकि पिछली बार इन्हीं सीटों में से 59 आउट ऑफ 77 उनका स्कोर था, है ना। 77 सीट पूरा जीते, उसमें से 59 तो यही फर्स्ट फेज की सीटों से आया था। लग रहा है इस बार? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो पहला चरण है ये
बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पिच पे तृणमूल कांग्रेस उतर रही है खेलने के लिए। अब पिच कैसा है, माहौल कैसा है, वो कल देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव में जो पोलिंग डे होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो वोटर है उनको अपने घरों से पोलिंग स्टेशन में लाना और उनको वोट दिलवाना, यही सबसे बड़ा चुनौती राजनीतिक दलों के लिए कहा होता जा रहा है। है कि संघ भी चुनावी मैदान में इस बार उतरी है और संघ के कार्यकर्ता भी जगहों पर जा रहे हैं, क्या ये सच में ऐसा है? बिल्कुल, सिर्फ इस बार नहीं, पिछले कुछ इलेक्शनों से हम ये देख रहे हैं कि जो संघ का जो बैकअप है बीजेपी को, वो बीजेपी का जो संगठन कहा जाता है कि उसमें थोड़ा सा वैक्यूम है, लैक्यूना है, उतना संगठन मजबूत नहीं है। 82,000 पोलिंग स्टेशन है, बूथ है पश्चिम बंगाल में। अब इन सब जगहों पे पॉलिटिकल एजेंट देना, वहां पे बूथ मैनेज करने के लिए लोगों को खड़ा करना, ये सबसे बड़ा चुनौती होता है बंगाल में एक राजनीति। वहीं टीएमसी के लिए बड़ा एडवांटेज है, उनका जो कार्यकर्ताओं का पूरा जाल फैला हुआ है, मतलब उनका ग्राउंड वर्क को चैलेंज करना बहुत बड़ा वो है, वही सबसे बड़ा उनका इस वक्त स्ट्रेंथ आप मान सकते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट के जमाने में हुआ करता था, सीपीएम का एकदम ग्रास रूट लेवल का जो नेटवर्क था बहुत तगड़ा था, उसी को कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में रेप्लिकेट किया है पश्चिम बंगाल में, और यही सबसे बड़ी लड़ाई है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ यादव के पास ही चलते हैं। सिद्धार्थ जी, जो इंद्रो कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। और देखिए, चैलेंज आपके लिए बड़ा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता जब सरकार देती है तो 2-3-4 बार के लिए देती है। जब कांग्रेस को दिया तो 3-4 बार के लिए दिया, फिर वाम को दिया तो 34 साल के लिए दिया, फिर ममता बनर्जी को दिया तो 15 साल तो हो गए हैं। क्या किया आपने ऐसा जादू कि आपको लग रहा है 77 से आप सीधा 140 पार, मतलब आप 170 का नारा आपकी पार्टी दे रही है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्यों सरकार बनाने की स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, जो पश्चिम बंगाल का इस बार का चुनाव है ये बहुत अलग चुनाव है। जब हम पिछली बार भी इस चुनाव को लड़ रहे थे, बहुत से फैक्टर्स थे। हम 3 सीटों वाली पार्टी थे, कोई नहीं सोच सकता था कि हम 3 से 77 पे जाएंगे। 20 गुना की वृद्धि हमारी हो गई और आज हमको केवल 2 गुना की वृद्धि पर करके ही सरकार बनानी है। जब इस बार के चुनाव में हम उतरे, जिस प्रकार से जनता के बीच में जो 15 साल का कुशासन पश्चिम बंगाल के अंदर चला और जिस प्रकार की प्रताड़ना पश्चिम बंगाल की जनता ने झेली है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। मैं शुरुआत से एक बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल जनता के आक्रोश को आवाज दे रही है। ये चुनाव ममता वर्सेस जनता का चुनाव है। ये चुनाव बुलेट का जवाब बैलेट से देने का चुनाव है। ये चुनाव भय को हरा करके भरोसे का चुनाव है। ये बहुत अलग चुनाव है। अभी जिन सीटों की चर्चा आप कर रहे हैं और आपके ब्यूरो चीफ भी कर रहे थे, उत्तर बंगाल की सीटें, उत्तर बंगाल के साथ पिछले 15 सालों में और खास तौर से पिछले 5 सालों में क्या हुआ, ये उत्तर बंगाल की जनता नहीं भूल सकती। कैसे चाय बागान की हालत क्या हो गई, कैसे 300 में से लगभग 80% चाय बागान या तो बिल्कुल खस्ता हालत में है या बंद किए जा चुके हैं। 5 लाख से ऊपर चाय बागान में काम करने वाले वर्कर्स को पीएफ का पैसा नहीं दिया गया। कैसे उत्तर बंगाल के अंदर लोगों को ला के बसा दिया गया, जबरदस्ती एक्विजिशन किया गया। ये सब मुद्दे हैं और ये वहां के लोगों के मुद्दे हैं। लोगों ने महसूस किया है मुद्दों को। हम पश्चिम बंगाल की जनता से केवल एक आग्रह कर रहे हैं, आप भय को हरा करके भरोसे को चुनिए। अब पश्चिम बंगाल भी सोनार बांग्ला बनेगा, पश्चिम बंगाल भी नए उदय की ओर देखेगा। और मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि अगर पश्चिम बंगाल इमोशनली किसी बात को चुनता है, वोटिंग का कैंपेन कृपया ना बनाएं, वोटिंग का कैंपेन ना बनाएं, हल्ला बोल है, बहस का शो है, डिबेट कीजिए, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। चरण सिंह सापरा साहब, 0 से कुछ ऊपर होगा कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल ऊपर होगा और कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन जो है वो एक्टिवेट हुआ है। ये एकमात्र पार्टी है जो पूरी 294 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर लड़ रही है। आज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पार्टी का कैडर जा चुका है और एक पिछले 15 वर्षों में एक ऐसा वोटर तैयार हुआ है जो ना कि टीएमसी के साथ जाना चाहता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ जाना चाहता है। 15 वर्षों में जो ममता बनर्जी का जो कुशासन हुआ है कि उसके विरुद्ध भी लोग जा रहे हैं। यानी यहाँ पर महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महिला अत्याचार बढ़ा। उसी तरह से टी गार्डन की बात जो हुई है, टी गार्डन के लोगों को ना तो उनको किसानों को एमएसपी मिला, ना किसानों को काम मिला, ना नौजवानों को दाम मिला। ऐसी कोई चीज यहाँ पर हुई नहीं है। तो एक तबका है जो टीएमसी से दूर हटा है, टीएमसी की गुंडागर्दी से भी वो परेशान हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो 3D राजनीति करती है। वो ध्रुवीकरण की राजनीति, द्वेष की राजनीति, डर की राजनीति करती है। टीएमसी जो है वो 3C की राजनीति करती है,
कट मनी, करप्शन और कमीशन की राजनीति करती है। तो एक वोटर ऐसा तैयार हुआ है जो ना टीएमसी के साथ जाना चाहता है, ना बीजेपी के साथ जाना चाहता है। देखिए, वो बीजेपी कांग्रेस को तो पार्टी पता के है वो साथ क्या आना कर रही है, उनका एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर रहता है। लेकिन मैं अब जो बाकी मेहमान है उनके पास भी जाऊं से पहले जल्दी से इंद्रो, आपने पता नहीं सिद्धार्थ यादव को सुना कि नहीं सुना, लेकिन वो एकदम सुपर कॉन्फिडेंट है बीजेपी की, हम तो सरकार बना रहे हैं। ये कहां से ला रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस? देखिए, मैं तो ये कहता रहता हूं कि बंगाल में जो चुनावी ग्राउंड है वो ये बार बार ये देखने को मिलता है, जो एंटी इनकम्बेंसी है बहुत लाउड होता है। स्पेशली शहरी इलाकों में आप लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है वो है रूरल। और कहीं ना कहीं वाम दलों का भी, जब सीपीएम क्षमता में थी तब भी उन लोगों का वही मतलब आप कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी था कि रूरल जो वोट बैंक है वो अपने साथ रहे। तो ममता बनर्जी का 3 वोट बैंक है, एक है महिला, एक है मुस्लिम और मोस्टली रूरल वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लक्ष्मी भंडार का स्कीम, ये सब स्कीम जो है उसमें जो बेनिफिशियरी वोट है महिलाओं का, और एसआईआर के चलते जिस तरह का डर का या खौफ का माहौल मुस्लिम इलाकों में तैयार हुआ है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ये सब जगह में, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट उनके पास आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, स्पेशली पिछले 5 सालों में, जब आरजीकर के बैकड्रॉप में कहें या जो जॉब स्कैम हुआ है, 26,000 लोगों को नौकरी चली गई, सरकारी प्राइमरी टीचर्स, जब सुप्रीम कोर्ट में वो स्ट्रक डाउन कर दिया, इसका जो एक रिपल इफेक्ट होता है, इसका जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, वो इस बार देखने को मिल रहा है। लोग स्पेशली यूथ शहरी इलाकों में जो कोलकाता छोड़ के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जो शायद वापस आएंगे वोट देने के लिए, जब उनकी ये डिस्कशंस अपने घर में होते हैं, डाइनिंग टेबल में होते हैं कि बंगाल में हो क्या रहा है, तो उन्हीं पर बीजेपी काउंट कर रही है। इतने सारे जो लोग हैं ये या बैंगलोर जा रहे हैं या गुड़गांव जा रहे हैं, जो बीजेपी के इकोसिस्टम में उस राज्य में काम कर रहे हैं, जो वो वापस आते हैं तो उनका एक इन्फ्लुएंस होता है। तो एसआईआर और उसके साथ साथ ये जो लोग इतनी ओपनली कह रहे हैं इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो दिख रहा है शहरी इलाकों में, शायद इससे बीजेपी को एक मतलब उम्मीद जम रही है। उम्मीद। शांतनु जी, मेरा सवाल यही था, क्योंकि सिद्धार्थ यादव जी ने तो बैठे बैठे अपनी सरकार बना ली पहले ही सवाल में। आप ये बताइए कि बीजेपी का इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे, और क्या आपको लगता है कि दीदी की लोकप्रियता की ही वजह से उनको चौथा मौका बंगाल की जनता देगी? देखिए, सपना देखने में कौन मना कर सकता है? सपना तो कोई भी देख सकता है। जब देश का प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सपना देख सकता है, आके बोल सकता है आपकी बात 200 पर, और वो लटका जाता है 77 पे, वो गिर के आ जाता है 60 पर, और जो पार्लियामेंट चुनाव में बोल सकता है कि आपकी बार 32 हम लोग सीट ले लेंगे, वो गिर के आ जाता है 12 में। तो सपना तो कोई भी देख सकता है। 200, मेरा एक स्ट्रेटेजी सुनिए, 200 बोलने के बाद वो 77 में आ गया, गिर के 66 हो गया, और इस बार अमित शाह जी आके बोला कि 170, तो वो तो ऑटोमेटिकली बिलो 50 आ जा रहा है। और जिस तरीके से इस बार एसआईआर का नाम पे वोट काट दिया गया है, बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपया रोक दिया गया है, बंगाल का आदमी को बाहर में पीटा जा रहा है, बंगाली बोलने के लिए बोल रहा है कि बांग्लादेश में भेज देंगे। जिस तरीके से बीजेपी का ये पॉलिटिकल टेररिज्म एंड पॉलिटिकल हुलिगनिज्म चल रहा है, इस बार हम तो सोच रहे थे कि उस दिन पहले कि हाफ सेंचुरी तक पहुंचेगा, अभी तो लग रहा है कि क्वार्टर सेंचुरी भी नहीं हो पाएगा। और आप जो बोल रहे थे कि नॉर्थ बंगाल का जो चुनाव हुआ है पिछले साल, एक बात आप सुन लीजिए, पिछले बार नॉर्थ बंगाल का वोटर जिन बीजेपी एमपी को और बीजेपी एमएलए को चुन के दिल्ली भेजा था, दिल्ली में जाके बंगाल का पैसा रोक देना, और यहाँ पर आके ऐसे सानी ठोक के बोलता था कि हम पैसा रोक के आ गया है। ये मालूम हो गया कि इस बार हर एक जगह में तृणमूल कांग्रेस छोड़ के कोई जीतने वाला नहीं है। शांतनु जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर थोड़ी चर्चा तो होनी चाहिए। सच है कि पिछली बार ममता जी को वहां शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया, वो टीएमसी से बीजेपी में गए थे, तो आपने भी सोचा कि उन्हीं का चूरन उनको वापस दे दिया जाए? पवित्र कर बीजेपी से टीएमसी में कुछ घंटे पहले आते हैं, और आपने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सामने उनके ही फॉर्मर जो कॉलीग कहिए या उनके लिए काम करते थे एक तरह से पवित्रकार, उनको आपने उतार दिया, मतलब उन्हीं का चूरन उन्हीं को दे दिया। वो 2021 में 2 मई जब यह चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, तो पहले ये डिक्लेयर हो चुका था कि ममता बनर्जी जीत गई। उसके बाद का किस्सा सबको मालूम है, किस तरीके से रिजल्ट बदल गया। बीजेपी क्या करता है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है उसको रोक देता है, उसका पैसा नहीं देता है, उसका ऊपर जुल्मबाजी करता है।
और ठीक ममता है। बनर्जी वहां पर ऑफिशियली ठीक है, जीत नहीं पाई। लेकिन इसके देखिए ना, बावजूद शुभेंदु भी- अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि पवित्र कर को हराना मुश्किल नहीं होगा। आपको क्या लगता है इंद्रो? जल्दी से छोटा सा। पवित्र कर पहले तृणमूल में हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी में गए और शुभेंदु अधिकारी का राइट हैंड मैन माने जाते Right थे। hand तो man। शुभेंदु अधिकारी लेकिन का उनका सब मैनेज करते बिल्कुल थे जो वो। स्ट्रैटेजी नंदीग्राम में क्या है शुभेंदु दा का, कुछ सीक्रेट्स तो उनके पास भी होगा, तो इसीलिए रातों रात सबसे मजेदार लड़ाई इस बार होने वाली है नंदीग्राम की। वही नंदीग्राम जहां पर आप सोचिए कि एक वक्त पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया, अब उन्हीं का जो सीक्रेट जानते थे, पूरा पॉलिटिकल सीक्रेट्स, उन पवित्र कर को टीएमसी ने उतार दिया है। लेकिन इसी के साथ इस पर मैं सिद्धार्थ जी आपका कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम ही एकमात्र वीआईपी सीट नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। जैसे आसनसोल, जहां से राजतिलक का हमने पूरा कारवां शुरू किया था, वहां पर अग्निमित्रा पॉल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, वो चुनावी मैदान में है। इसी के साथ दिलीप घोष जो कि खड़गपुर सदर सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। इसी के साथ निशित प्रामाणिक जो है वो बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो होम अफेयर्स के, वो माथा भंगा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। आसनसोल उत्तर से मौलय घटक, तो मौलय घटक भी इंटरेस्टिंग सीट है, लॉ मिनिस्टर है अभी। मानस भुनिया टीएमसी की तरफ से जो कि इरिगेशन मिनिस्टर है, वो सुबांग की सीट से है। हुमायूं कबीर के भी पार्टी की इस बार होनी है। तो सिद्धार्थ जी दोनों पर जवाब दीजिए, नंदीग्राम में क्या होगा? आप ही का चूरन आप ही को उसी तरीके से हाथ में पकड़ा रही है टीएमसी, और ये हुमायूं कबीर को सब कहते हैं कि आपकी बी टीम है। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि शांतनु जी भी ये बात नहीं कहेंगे कि पवित्र कर जो है वो ममता जी से बड़े लीडर हैं। टीएमसी में ममता जी से बड़ा लीडर तो कोई भी नहीं है। और जिस नंदीग्राम की लड़ाई और जहां से परिवर्तन का नारा देकर के ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति को बंगाल में जमाया था, नंदीग्राम की जनता ने उनको बाहर का रास्ता पिछली बार दिखा दिया। आपको इंटरेस्टिंग नंदीग्राम लग रहा है, मैं आपको बताता हूं इंटरेस्टिंग तो भवानीपुर होने वाला है, जहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, जहां उनका घर है और वो हारेंगी। ये आप लिख करके ले लीजिए, 4 तारीख को हम इस बात पर भी बात कर लेंगे। भवानीपुर से ममता बनर्जी, जो जहां से पिछली बार उनको किसी को हटा करके चुनाव लड़ना पड़ा था, इस बार वो सीट भी नहीं बचा पाएंगी। बंगाल का मिजाज बहुत अलग है। अब मैं अपनी बात कहूंगा तो आपको लग सकता है इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूं, मैं नहीं करना चाहता, और ना ही मैं शांतनु जी की चुनाव जो ये अल्प खुशी है कुछ दिनों की, 4 मई तक की, ना मैं उसको घटाना चाहता। पर मुझे हास्य तो इस बात पर आ रहा है, जो लोग गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं वो टीएमसी वाले करें तो बंगाल की जनता अपना माथा पकड़ ले रही होगी, क्योंकि घर घर के अंदर, गली गली के अंदर ममता बनर्जी के गुंडों ने क्या आतंक फैला रखा है, ये मुझे आपके शो पर बताने की आवश्यकता नहीं है। पर अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा 3D की बात करती है। निश्चित तौर पर सहमत हूं मैं, हम 3D की बात करते हैं, पर वो 3D डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डिग्निटी है। आज पश्चिम बंगाल को डेवलपमेंट की ओर भी लेकर के जाना है, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की वापस स्थापना भी करनी है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करके पश्चिम बंगाल को पीछे धकेल दिया, इसको हटाना है, और महिला की डिग्निटी ये भी वापस लेकर के आना है। अब जनता जो चुनाव लड़ रही है अंजना जी, उनमें भी कॉन्फिडेंस हमें नहीं आएगा तो किसको आएगा? डॉक्टर फुआद अलीम, देखिए 34 साल के वाम दलों का शासन था, जिसको जड़ से उखाड़कर ममता बनर्जी ने आज से 15 साल पहले यहां पर अपना सत्ता काबिज किया। तो वो तो आपसे एक लड़ाई लड़ ही रही हैं और उन्होंने लगभग आपका राजनीतिक पतन कर दिया पश्चिम बंगाल में। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? वो कह रही है कि टीएमसी इज द न्यू लेफ्ट, मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता आज वैसी हिंसा कर रहे हैं जो वाम दलों से करते थे एक वक्त पर। तो आपके लिए बड़ा दुश्मन कौन है? और अगर आप ही डॉक्टर फुआद हलीम, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपके आत्मविश्वास पर चोट करूं, लेकिन पिछली बार 0 सीट्स कांग्रेस, 0 सीट लेफ्ट सीपीआईएम। तो ऐसे में अगर 5 सीट भी आप बता सके जहां पर आपको इन 152 सीटों में थोड़ी उम्मीद हो कि हम जीत सकते हैं। देखिए, पहली बात तो हम आपको ये कह दे कि चुनाव से पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान के अवाम और विशेषकर साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात पश्चिम बंगाल चुनावों की है। 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। क्या पश्चिम बंगाल 17वां राज्य बनेगा? आज हम मौजूद हैं सोनारपुर, नॉर्थ 24 परगना के इलाके में। सोनारपुर की ये सीट है और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूरी चुनावी रणनीति के केंद्र में है, वो इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपकी आंखों में एक सपना है कि 17वां राज्य जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री हो वो पश्चिम बंगाल बनेगा। किस आधार पर आपको लग रहा है कि ये पूरा हो सकता है? देखिए, मैं पूरे प्रथम चरण में घूमकर आया हूँ। आज द्वितीय चरण में मेरा चौथा कार्यक्रम है। यही कलकत्ता शहर जहां हमें कभी एक भी सीट नहीं मिली थी,
वहां आज देखिए किलोमीटरों तक हुजूम है, हम उनकी अपेक्षाओं तक पहुंच भी नहीं सकते। इतना हुजूम भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूपा गांगुली के स्वागत में आया है। यही बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनेगी। 11 की 11 सीटें कोलकाता में पिछली बार ममता बनर्जी ले गई थी। आप 77 सीटों पर सिमट गए थे, 140 पार चाहिए होगा। आप कह रहे हैं सर 170, तो कैसे कहां पर आपको फायदा होता दिख रहा है? पिछली बार 59 सीटें पहले फेज में आई थी। देखिए, देखने का एक नजरिया होता है। हम 2 से 77 पर पहुंचे थे, तो आप ही गणित लगा दीजिए 77 से कहां पहुंचेंगे। इस बार हम 2 से 77 पर पहुंचे थे। ये कोई कम छोटी छलांग नहीं थी, ये बहुत बड़ी छलांग थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनाने जा रही है। गृह मंत्री जी, दरअसल एक बार दिखा दीजिए, एक बार नजारा दिखाइए। भाई देखिए, आज जब आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में ये हुजूम आपको दिख रहा है सड़कों पर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, ये समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन गृह मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या होता है चुनावों में लोगों को, बीजेपी वोटर्स को निकालने में कहीं पर चूक जाती है। ये भी पिछली बार आया था। आपको लगता है कि ये लोग वोट करने के लिए उस दिन निकलेंगे आपके लिए? इस बार स्वयंभू वोट करने के निकलेंगे। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं सीधा साधा राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। अगर मेरे रोड से में इतना बड़ा हुजूम आता है तो बताता है कि इस बार स्वयंभू वोटिंग होने वाली है। और अगर दीदी के गुंडे निकले तो जनता का रोष का सामना उनको मतदान के दिन भी करना पड़ेगा। तो आप इतना आक्रामक कभी नहीं दिखे। आपने कहा सबको उल्टा करके सीधा कर दूंगा। मैं आक्रामक नहीं हूँ, जनता आक्रामक है। मैं कह रहा हूँ जनता के रोष का सामना उनको चुनाव के दिन करना पड़ेगा। एक बार इधर का भी नजारा दिखा दीजिए भाई। लोग गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए गाड़ियों पे बैठे हुए हैं, और इधर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो महिलाएं भी कई जगहों पर निकली हुई हैं। अब आते हैं सर महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण का मुद्दा, पिछली बार के चुनाव में लगभग 36% वोट महिलाओं का आपको मिला और टीएमसी लेकिन 50% ले गई। किस आधार पर? वो 1500 दे रहे हैं लक्की भंडार योजना में, आप 3000 कह रहे हैं। क्या महिलाएं आप पर भरोसा करेंगी? देखिए, आप 3000 1000 के चक्कर से निकल जाइए। जिस प्रकार से महिलाएं बंगाल में असुरक्षित है, महिला सुरक्षा का मुद्दा ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर महिला मुख्यमंत्री ऐसा कहे कि 7 बजे के बाद महिलाओं ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये किस प्रकार का शासन है? मैं बंगाल की माताओं बहनों को वादा करना चाहता हूं, आप भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 तारीख के बाद आधी रात को भी एक बच्ची स्कूटी लेकर अकेली निकल पाएगी। और हमने कर दिखाया है कई राज्यों में। यहाँ सरेआम बलात्कार होते हैं, सरेआम छेड़खानी होती है, और उल्टा महिला मुख्यमंत्री ये कहती है कि 7 बजे के बाद महिला बाहर न निकले। शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन वो कहते हैं कि टिकट तो हम ज्यादा देते हैं। 33% आरक्षण का वादा आप कर रहे हैं। किसका? टिकट महिलाओं को टिकट के मामले में वो कह रहे कि हम ज्यादा देते हैं। अगर ये आरक्षण करवा देती तो अपने आप 33% महिलाओं को वोट मिलता, मगर इन्होंने ही विरोध किया। कम से कम ममता जी ने इतना सोचना चाहिए था कि महिला होकर महिला आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। अगला सवाल मेरा इस मुद्दे पर है, एक बार दिखा दीजिए तस्वीर, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि सभी कार्यकर्ता जो है वो अपना जोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बीते दिन जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर, अब उस पर मैं गृह मंत्री जी एक सवाल करना चाह रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया पीएम के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि वो आतंकित करते हैं। देखिए, शब्दों को बदलने से बात चली नहीं जाती है। जिस व्यक्ति ने देश में टेररिज्म को खत्म करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो व्यक्ति को वो टेररिस्ट कहते हैं। मुझे लगता है खड़गे साहब को राहुल का संग बरोबर लग गया है। राहुल गांधी का असर है। राहुल गांधी का असर। सर कितनी सीटें? हम हाफवे मार्क पार कर बहुत आगे निकलेंगे। परसों सुबह में मीडिया को सीटें बताऊंगा।
धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जिनके साथ एक विस्तृत लंबा इंटरव्यू भी हम लोग आज तक पर करने वाले हैं, लेकिन ये उनके रोड शो के बीच से उनसे आप चर्चा देख रहे थे। आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार पूरी हलचल दिखा देते हैं चारों तरफ का, चाहे वो पीछे का हिस्सा हो और दूसरी तरफ चाहे वो आगे का हिस्सा हो। ये देखिए, और दाईं तरफ बाईं तरफ ये हुजूम लोगों का है। रूपा जी भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनको भी दिखा दीजिए। रूपा जी, आपको लग रहा है कि ये रोड शो से आपको जीतने का भरोसा बढ़ रहा है? हाँ। बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के बीच से सोनारपुर से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मोर देन 1/4 अंजना जी, 1/4 से ज्यादा एसिड अटैक एक प्रदेश में होते हैं, और वहां की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री हैं, तो वो केवल महिला होने के कवच में नहीं छुप सकती। महिलाओं की चिंता उनको करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बनाएंगी। पर आज ममता बनर्जी ने जिस सुनियोजित तरीके से, शांतनुदा, जिसके बाद मैं इंद्रो आपके पास आऊंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में संदेश खाली से रेखा पात्रा को भी बीजेपी ने बहुत बड़ा इशू बनाया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इशू इस बार कई लोगों के बीच में गई और महिलाएं बढ़ चढ़कर उस पर अपनी बात कह रही थी। आपको लग रहा है शांतनु जी की महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू विद इन बंगाल भी बन सकता है? और अगर पिछली बार वो 36% महिलाओं को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए, कंसिडरिंग की बीजेपी कहां से चली थी और 77 सीटें वो ला पाए, तो ये आपके लिए एक चैलेंज होगा उनकी अपनी तरफ रखना। हालांकि मैं ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि मैं कम से कम अलग अलग जगहों पर अनेकों महिलाओं से मिली और मुझे सिर्फ 3 महिलाएं मिली जिनको 1500 नहीं मिल रहा है लक्ष्मी भंडार, जिसको यहां लक्खी भंडार कहते हैं, लक्खी भंडार योजना का। सिर्फ 2-3 महिलाएं मिली, बाकी सबको 1500 हर महीने मिल रहा है। एक फैमिली में 6 औरतें थी, 6 को मिल रहा है, उनको 9000 रुपया महीना घर में मिल रहा है। शांतनु जी, आपका आंकड़ा अगर पकड़ भी ले तो पिछले बार अगर ये 36% था तो इस बार वो 6% भी नहीं मिलेगा। बीजेपी का ये जुमलाबाजी सबका सामने आ गया। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बात कर रहा है, ये 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है एंड आई वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट टाइम। ये जबरदस्ती पिछले 3 साल में गेजेट नोटिफिकेशन नहीं करवाया। इनको पूछिए, इनका पार्लियामेंट का एमपी है 240, उसमें महिला एमपी कितना है? और टीएमसी को पूछिए, टीएमसी का पार्लियामेंट का लोकसभा में एमपी है 37%। इंद्रो, इस पर आपका टेक, आपको क्या लगता है? कि मुझे लगता है ये जो महिला रिजर्वेशन बिल का ये जो एंटायर पार्लियामेंट में हुआ है, मुझे नहीं लगता उसका कोई असर ग्राउंड पे पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। लेकिन बीजेपी का ये जो वादा है 3000 रुपए का, आप देखिए लक्ष्मण फॉर्म भी साइन करवा रहे हैं बिल्कुल, लक्ष्मण भंडार में 1500 और 1700 मिलता है जनरल और SC/ST को। वो उसका एक सॉलिड वोट बैंक तृणमूल ने बनाया है 5 सालों में देते हुए पैसा। तो ये प्रॉमिस नहीं है, ये मिल रहा है। बीजेपी आज उसको डबल दुगना करने की प्रॉमिस कर रही है और वो प्रॉमिस उसको लुभाने की जो कोशिश हो रही है, यही कारण है वो लोग फॉर्म भी फिलअप करवा रहे हैं उसमें आधार। ममता बनर्जी हर एक सभा में ये कह रही है कि आप फॉर्म फिलअप मत करो, नहीं तो आपका लक्ष्मण भंडार बंद हो जाएगा, वो लोग आपका बैंक अकाउंट बंद करवा देंगे। तो ये डर का माहौल क्रिएट करने के, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि इसका एक असर, इसका एक इम्पैक्ट जरूर हो सकता है। तो नारी सुरक्षा और उसके साथ साथ ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रॉमिस बीजेपी ने किया है, उससे महिलाओं की लुभाने की कोशिश हो रही है, वो असर जरूर असरदार है। लेकिन ये महिला रिजर्वेशन बिल इस तरह से जिस तरह से लाया गया पार्लियामेंट में, उसका कोई असर मुझे नहीं लगता इस चुनाव में। अब इस विषय पर आते हैं। जो मैंने अगला विषय कहा था वो है राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं, क्योंकि हमने देखा बीजेपी और टीएमसी के बीच में ये बाइपोलर इलेक्शंस पिछली बार हुआ था। मैं राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं, मैं धार्मिक ध्रुवीकरण पर आती हूं। हुमायूं कबीर का आना, रेजीनगर और नौदा 2 सीटों से वो लड़ रहे हैं इस बार चुनाव में, और बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसके लिए पैसा भी इकट्ठा किया। जो पिछली बार हमने दिखाया था, कई लोग आ रहे थे, अपना पैसा दे रहे थे, पैशनेटली आकर कह रहे थे। AIMIM के ओवैसी जी भी हैदराबाद से घूमते घूमते यहां पर पहुंच गए हैं। क्या कोई धार्मिक ध्रुवीकरण इस बार के चुनाव में आपको दिख रहा है? घुसपैठियों का मुद्दा भी लगातार बीजेपी उठा रही है। इंद्रो, छोटा सा कमेंट, फिर मैं राजनीतिक में। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल का चुनाव पिछले 10 सालों में आप कह सकते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो गई है। और अगर बांग्लादेश बॉर्डर के सटे हुए जितने भी जिले आप जाएं, वो दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, जितने भी जिले में आप जाएंगे, और दक्षिण और उत्तर 24 परगना के एक पोर्शन, उसमें जो बॉर्डरिंग विलेजेस है वो बिल्कुल हिंदू और मुसलमान इस लाइन पे बट चुके हैं और उसमें वोट
कास्ट होता है, ये हम लोग देखा है। और ये बांग्लादेश से सटे इलाकों, बिल्कुल, और ये पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक रियलिटी बन चुकी है। डॉक्टर फुआद हलीम, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? और क्योंकि जो इश्यूज है उसमें हमने देखा है कि इस तरह की बातें तो आ ही रही हैं और सारे नेता कर रहे हैं। देखिए, ध्रुवीकरण का जो पांडा बंगाल में है, एक शुभेंदु अधिकारी, दूसरा आपके जो हुमायूं कबीर, ये दोनों ही कैंडिडेट 2 सीटों से लड़ रहे हैं। ये अजब बात है। दूसरी बात ये है कि हुमायूं कबीर का ध्रुवीकरण का जो राजनीति है, ये तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से वापस तृणमूल कांग्रेस, वापस तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, इस संदर्भ में चल रहा है। और आप देखेंगे ध्रुवीकरण का राजनीति बंगाल में इसका जो स्थापना ममता बनर्जी ने की थी, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथ पकड़ करके यहाँ पर हमारे 1998 में भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश करने के लिए जो द्वार है, बंगाल का द्वार, उन्होंने खोल दी थी। ज्योति बासु का जो कमेंट है ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दोष जो है वो है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को दाखिल करने का मौका देने का। और ये जो ध्रुवीकरण का राजनीति है, इसका कई एक लेयर्स है। उसमें एक अहम लेयर ये है कि ममता बनर्जी हमेशा कहती है कि बंगाल में आरएसएस के साथ उनका कोई भी लड़ाई नहीं है, संघ के साथ उनका कोई भी लड़ाई नहीं है, उनका लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मोहन भागवत जी जब बंगाल आते हैं, उन्हें राष्ट्र सम्मान के साथ यहाँ पर स्वागत किया जाता है और स्टेट गेस्ट की हैसियत से उनको यहाँ रखा जाता है। और ये ममता बनर्जी का जो ध्रुवीकरण का राजनीति जो है, उसका एक पहलू है जिसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, जिससे आरएसएस को फायदा मिलता है। आरएसएस बंगाल में 400 शाखाओं से बढ़ करके अब 2,500 शाखा बना चुकी है। और दूसरी तरफ जो सिद्धार्थ जी से जरा पूछते हैं। सिद्धार्थ जी, आप बताइए। सिद्धार्थ जी, मतलब बीजेपी को अंततः यही लगता है कि यही वो मुद्दा है जिस पर हम हिंदू वोटों को कंसोलिडेट कर सकते हैं? अंजना जी, मैं इसका उत्तर दूं उससे पहले 10 सेकंड में एक बात महिला पर जोड़ना चाह रहा था। एक प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए। यही ममता बनर्जी, यही टीएमसी पार्टी जब गोवा में गए तो 3,000 का वादा किया, पर जहां सरकार चला रहे हैं वहां 1,500 क्यों देते हैं? बंगाल की बेटी को गरीब रखना चाहते हैं। बंगाल की बेटी जहां सबसे ज्यादा जरूरत है उसको पैसा नहीं देना चाहते। गोवा में सरकार बनाने का लालच था, सत्ता का लालच था, तो चुनाव में बोला कि 3,000 देंगे। ये इनकी सच्चाई है। ये पहली बात। दूसरी बात, हम अगर कहते हैं कि बंगाल के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं आना चाहिए, कोई भी अवैध वोटर नहीं होना चाहिए, कोई भी बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं बसना चाहिए, आप इसको जो शब्द नाम देना चाहें, ध्रुवीकरण देना चाहें तो कहिए। ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, सिद्धार्थ जी, एक ही कैसेट कब तक घिसेगा? चोट पे कहेंगे। आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट कितने की है? एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइनें लग रही थी, वो आप ही के चैनल ने दिखाया था। बंगाल के अंदर पाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर आ रही है, और बांग्लादेशी घुसपैठिए भाजपा का नाम सुनते ही घबरा के उठ जाते हैं, पर टीएमसी का नाम सुनते ही मन में बड़ा प्रेम आता है। टीएमसी का नाम जैसे ही घुसपैठिया सुनता है, उसको लगता है ये हमारी हितैषी पार्टी, हमको आईडी कार्ड बनाने वाली पार्टी, हमको जमीन देने वाली पार्टी, हमारा वोट लेने वाली पार्टी। ये कैसे चलेगा? इंद्रो, अगर ये है इशू तो मतलब इसको उठाती है बीजेपी, और बॉर्डर्स के इलाके में ये उनको मदद करता है। और बॉर्डर इलाके में ये इशू है, लोगों के जहन में ये इशू है। उनको लगता है कहीं ना कहीं वहां से घुसपैठ हुई है, उनकी जो जमीन है, उनके जो अस्तित्व है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। सवाल है मेरा। मैं कोलकाता शहर में भी कई जगहों पर घूमी, और चूंकि कोलकाता में है तो सिर्फ मिठाई ही नहीं खा रही हूं मैं, रसगुल्ला में लोगों से भी मिल रही हूं। मुझे कई लोग मिले जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर यहां पर भी, शहर में भी थोड़े इरिटेटेड है। उनका गुस्सा है, उनका कहना है कि आप जहां देखो वो ही रहते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका तरीका अलग है, अग्रेसिव है, हमको पसंद नहीं आता है, अनसेफ फील करते हैं। लेकिन फिर भी कोलकाता आसपास के इलाके, हालांकि कोलकाता और आसपास के इलाके अगले फेज में वोटिंग के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहां से कवरेज कर रहे हैं। हाँ, 11 सीट्स, 11 की 11 ममता बनर्जी 2 बार से ले रही है। इसकी वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। हम पिछले बहुत लोग मिले, कुछ दिनों से हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं, जितने भी पत्रकारों से हमारी बात हो रही है कि कोलकाता में सबसे ज्यादा आपको एंटी इनकम्बेंसी समझ में आएगा।
10 लोगों में से 8 लोगों से अगर बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि सरकार में बदलाव चाहिए, सरकार से खुश नहीं है, नौकरी नहीं है। कल्पना नहीं कर सकती थी इंद्रजीत कि मुझे भवानीपुर में कोई बोलेगा। आज मुझे भवानीपुर में कम से कम 4-5 लोग मिले जिन्होंने मुझे ऑन कैमरा बताने के लिए कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि ममता बनर्जी वहां से जीते। तो ये क्या है, मतलब पर जीतती ममता बनर्जी है। ये एक अजीब पैराडॉक्स है कि कोलकाता की 11 जो सीट है ये तृणमूल को वोट करती है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें एक सोशल स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे तृणमूल कांग्रेस का जो बेस है, वोटर बेस्ड है कोलकाता में, वो हम लोग स्लम एरियाज में जो गरीब तबका है वो सॉलिड तृणमूल के समर्थक रहते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है हाई राइजेस को। वो चाहते थे कि उसमें पोलिंग बूथ बने। एक बड़ा डिसएडवांटेज इंद्रजीत, एक 2 लाइन का जवाब जिसके बाद मैं जाऊंगी बाकी मेहमानों के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात पश्चिम बंगाल चुनावों की है। 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। क्या पश्चिम बंगाल 17वां राज्य बनेगा? आज हम मौजूद हैं सोनारपुर, नॉर्थ 24 परगना के इलाके में। सोनारपुर की ये सीट है और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूरी चुनावी रणनीति के केंद्र में है, वो इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपकी आंखों में एक सपना है कि 17वां राज्य जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री हो वो पश्चिम बंगाल बनेगा। किस आधार पर आपको लग रहा है कि ये पूरा हो सकता है? देखिए, मैं पूरे प्रथम चरण में घूमकर आया हूं। आज द्वितीय चरण में मेरा चौथा कार्यक्रम है। यही कलकत्ता शहर जहां हमें कभी एक भी सीट नहीं मिली थी, वहां आज देखिए किलोमीटरों तक हुजूम है। हम उनकी अपेक्षाओं तक पहुंच भी नहीं सकते, इतना हुजूम भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूपा गांगुली के स्वागत में आया है। यही बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनेगी। 11 की 11 सीटें कोलकाता में पिछली बार ममता बनर्जी ले गई थी। आप 77 सीटों पर सिमट गए थे। 140 पार चाहिए होगा, आप कह रहे हैं सर 170। तो कैसे, कहां पर आपको फायदा होता दिख रहा है? पिछली बार 59 सीटें पहले फेज में आई थी। देखिए, देखने का एक नजरिया होता है। हम 2 से 77 पर पहुंचे थे, तो आप ही गणित लगा दीजिए 77 से कहां पहुंचेंगे। हम 2 से 77 पर पहुंचे थे। ये कोई कम छोटी छलांग नहीं थी, ये बहुत बड़ी छलांग थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनाने जा रही है। गृह मंत्री जी, दरअसल एक बार दिखा दीजिए, एक बार नजारा दिखाइए भाई। देखिए, आज जब आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में ये हुजूम आपको दिख रहा है सड़कों पर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन गृह मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या होता है चुनावों में लोगों को, बीजेपी वोटर्स को निकालने में कहीं पर चूक जाती है। ये भी पिछली बार आया था। आपको लगता है कि ये लोग वोट करने के लिए उस दिन निकलेंगे आपके लिए? इस बार स्वयंभू वोट करने के निकलेंगे। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरे रोड से में इतना बड़ा हुजूम आता है तो बताता है कि इस बार स्वयंभू वोटिंग होने वाली है। और अगर दीदी के गुंडे निकले तो जनता का रोष का सामना उनको मतदान के दिन भी करना पड़ेगा। तो आप इतना आक्रामक कभी नहीं दिखे। आपने कहा सबको उल्टा करके सीधा कर दूंगा। मैं आक्रामक नहीं हूँ, जनता आक्रामक है। मैं कह रहा हूँ जनता के रोष का सामना उनको चुनाव के दिन करना पड़ेगा। एक बार इधर का भी नजारा दिखा दीजिए भाई। लोग गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए गाड़ियों पे बैठे हुए हैं और इधर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो महिलाएं भी कई जगहों पर निकली हुई हैं। अब आते हैं सर महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण का मुद्दा, पिछली बार के चुनाव में लगभग 36% वोट महिलाओं का आपको मिला और टीएमसी लेकिन 50% ले गई। किस आधार पर? वो 1500 दे रहे हैं लक्की भंडार योजना में, आप 3000 कह रहे हैं। क्या महिलाएं आप पर भरोसा करेंगी? देखिए, आप 3000 1000 के चक्कर से निकल जाइए। जिस प्रकार से महिलाएं बंगाल में असुरक्षित है, महिला सुरक्षा का मुद्दा ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण। क्योंकि अगर महिला मुख्यमंत्री ऐसा कहे कि 7 बजे के बाद महिलाओं ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये किस प्रकार का शासन है? मैं बंगाल की माताओं बहनों को वादा करना चाहता हूं, आप भाजपा सरकार बना दीजिए,
5 तारीख के बाद आधी रात को भी एक बच्ची स्कूटी लेकर अकेली निकल पाएगी। और हमने कर दिखाया है कई राज्यों में। यहाँ सरेआम बलात्कार होते हैं, सरेआम छेड़खानी होती है, और उल्टा महिला मुख्यमंत्री ये कहती है कि 7 बजे के बाद महिला बाहर न निकले। शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन वो कहते हैं कि टिकट तो हम ज्यादा देते हैं, 33% आरक्षण का वादा आप कर रहे हैं। किसका? टिकट महिलाओं को टिकट के मामले में वो कह रहे कि हम ज्यादा देते हैं। अगर ये आरक्षण करवा देती तो अपने आप 33% महिलाओं को वोट मिलता, मगर इन्होंने ही विरोध किया। कम से कम ममता जी ने इतना सोचना चाहिए था कि महिला होकर महिला आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। अगला सवाल मेरा इस मुद्दे पर है, एक बार दिखा दीजिए तस्वीर, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि सभी कार्यकर्ता जो है वो अपना जोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बीते दिन जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर, अब उस पर मैं गृह मंत्री जी एक सवाल करना चाह रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया पीएम के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि वो आतंकित करते हैं। देखिए, शब्दों को बदलने से बात चली नहीं जाती है। जिस व्यक्ति ने देश में टेररिज्म को खत्म करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो व्यक्ति को वो टेररिस्ट कहते हैं। मुझे लगता है खड़गे साहब को राहुल का संग बरोबर लग गया है। राहुल गांधी का असर है। राहुल गांधी का असर। सर कितनी सीटें? हम हाफवे मार्क पार कर बहुत आगे निकलेंगे। परसों सुबह में मीडिया को सीटें बताऊंगा। धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जिनके साथ एक विस्तृत लंबा इंटरव्यू भी हम लोग आज तक पर करने वाले हैं, लेकिन ये उनके रोड शो के बीच से उनसे आप चर्चा देख रहे थे। आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार पूरी हलचल दिखा देते हैं चारों तरफ का, चाहे वो पीछे का हिस्सा हो और दूसरी तरफ चाहे वो आगे का हिस्सा हो। ये देखिए, और दाईं तरफ बाईं तरफ ये हुजूम लोगों का है। रूपा जी भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार